नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके दे शिकायत। अगर अपने ही कहे पर विश्वास नहीं करते तो बेतुके निष्कर्ष निकालना करें बंद। देश के नागरिकों को ना करें गुमराह। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार। कहा, ऐसे आरोप बेतुके। किसी बड़े नेता ने चुनाव आयोग पर आज तक ऐसे फर्जी आरोप नहीं लगाए। चुनाव आयोग को धमकाने पर भी राहुल पर साधा निशाना। कहा, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला उनकी पुरानी आदत। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों के साथ नहीं करेगा कोई समझौता। व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को भी तैयार। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी। 21 अगस्त तक दाखिल होंगे नामांकन। एनडीए की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा अधिकृत। जल्द ही भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। भारत रूस संबंधों को बताया बेहद खास। रणनीतिक गहराई पर दिया जोर। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता करके चुनाव आयोग पर कर्नाटक विधानसभा चुनावों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत मांगे हैं। राहुल गांधी के इन सवालों पर सरकार ने कहा है कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। भाजपा ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तो चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो आयोग पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। भाजपा ने कहा कि अगर राहुल गांधी के आरोपों में दम है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। चुनाव आयोग पर राहुल का वार। बीजेपी ने किया पलटवार। राहुल के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। चुनाव आयोग ने राहुल से मांगा शपथ पत्र। चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाते रहे विपक्ष की ओर से गुरुवार को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने चुनाव की वोटर लिस्ट में अनियमितता से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और कहा कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250 वोटों की हेराफेरी हुई। हालांकि बीजेपी ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आज तक किसी बड़े नेता ने चुनाव आयोग पर ऐसे फर्जी आरोप नहीं लगाए। दिस इज नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1,00,000 फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। वही पुराना बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मकसद इलेक्शन कमीशन को अटैक करना था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया और कहा कि उनकी सरकार आने पर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने राहुल की ऐसी धमकी पर सवाल उठाए हैं। नाउ द इलेक्शन कमीशन हैज टू गिव अस दैट इंफॉर्मेशन, गिव द पीपल ऑफ इंडिया दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज इफ दे डोंट देयर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस। There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की ये चरम सीमा है। आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस
बहुत घातक परिणाम होंगे। क्या घातक परिणाम होंगे? उन्होंने यह भी जस्टिफाई किया कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है, तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी इस मामले में अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए। बीजेपी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव आयोग को कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को 8 अगस्त को इस मामले में चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन उससे पहले ही 7 अगस्त को राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिए। बीजेपी के मुताबिक महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जब नवंबर 2024 में पहली बार कांग्रेस ने आपत्ति की, तो दिसंबर में ही चुनाव आयोग ने उन्हें पत्र लिखकर अपना पक्ष रखने को कहा था। बीजेपी का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी गड़बड़ी को दूर करने के लिए पार्टी के बीएलए को शिकायत करनी होती है। बीजेपी के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस के 28,420 बीएलए हैं, फिर भी उनकी ओर से एक भी शिकायत नहीं की गई है। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। और चिल्लाइए, लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को फ्रॉड कर रहे हैं? और 14 से मोदी जी बार बार जीत रहे हैं, उसको भी आप फ्रॉड कह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन तो हमेशा बुला रहा है, लेकिन राहुल गांधी हाउस का काम बंद करने का काम कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, संविधान ने उनको स्वतंत्र अधिकार दिया है। सरकार से उनका डायरेक्ट कोई संबंध आता नहीं है। इस बीच कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है और शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपात्र मतदाताओं से जुड़े और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर शपथ पत्र मांगा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे तक मिलने का समय भी दिया है। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने 8 अगस्त 2025 को सीईओ से मिलने और एक ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था, जिसके लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। सीईओ ने बताया कि मतदाता सूची को पारदर्शी तरीके से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। पत्र के अनुसार नवंबर 2024 में ड्राफ्ट मतदाता सूची और जनवरी 2025 में अंतिम मतदाता सूची कांग्रेस के साथ साझा की गई थी। इसके बाद कांग्रेस की ओर से कोई अपील या शिकायत दर्ज नहीं की गई। सीईओ ने राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि वे मतदाता सूची में शामिल या हटाए गए व्यक्तियों के नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर के साथ एक हलफनामा जमा करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। हलफनामे में ये भी घोषणा करनी होगी कि दी गई जानकारी सही है और गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव परिणामों को केवल उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। देवेंद्र, अमरेंद्र और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगाए गए धांधली के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी उन्हें पत्र भेजा है। इसके साथ ही राहुल गांधी से कहा गया है कि वो आयोग द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके दें या फिर भारत की जनता को गुमराह न करें और चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। चुनाव आयोग के जरिए मतदाता पंजीकरण नियम 1960 की धारा 20(3)(b) के तहत राहुल गांधी से अब घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर सबूत देने का अनुरोध किया गया है। वहीं संसद में आज भी एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध बना रहा। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद में आज भी ज्यादा विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्षी दल जहां संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि एसआईआर का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए नियम के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। विपक्षी व्यवधान के बीच बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जहां आम लोग तो अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अभी तक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर लगातार राजनीतिक खींचतान जारी है। इसे लेकर संसद में कई दिनों से हंगामा जारी है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है तो संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि बीजेपी नियमों के हवाले से साफ कर रही है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अलग अलग समय से अलग अलग नियमों के तहत चर्चा हुई है, तो साफ साफ यही आज प्रमाण हुआ कि ये सरकार चर्चा नहीं चाहती, कहती है चर्चा चाहती है, फिर विभिन्न तकनीकी कारणों को दर्शाते हुए कहती है कि चर्चा नहीं हो सकती। क्यों एसआईआर को हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर सकता है? इलेक्शन कमीशन को अगर हम यहाँ में घसीट के लेके आएंगे तो चुनाव कौन करवाएंगे? अगर भारत सरकार ने चुनाव सुधार का कोई कानून बना रहा है तो फिर हम चर्चा कर सकते हैं। ये चुनाव सुधार का कानून से कोई संबंधित नहीं है। वहीं आरजेडी इस मामले में काफी मुखर है। हालांकि 2 वोटर आईडी रखने पर तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग नोटिस जारी कर चुका है। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव आयोग की गलती है। आरजेडी का कहना है कि एसआईआर एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि बिहार की सत्ताधारी जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि जमीनी तौर पर बिहार में ये कोई मुद्दा नहीं है। कई जो मृत पाए गए हैं उनका भी नाम पाया जा रहा है और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है उनका नाम जो हटा दिया गया, मृत में पाया गया है। कई लोग जो पलायन भी नहीं किए हैं, दूसरे विधानसभा का भी वोटर नहीं बने हैं, उनका भी नाम काट दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से ये फर्जीवाड़ा जो है हुई है और आगे कोर्ट में जो है हम लोग जो है एविडेंस हम लोग रखेंगे। बिहार में एसआईआर का काम बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। 93% लोगों ने अप्लाई किया है और उसको स्पष्ट कहा गया 1 महीने का टाइम देकर, आपको किसी नाम पर ऑब्जेक्शन है तो आ करके आप लिख करके दे दी। आज तक कोई ऑब्जेक्शन देके नहीं गया था और क्या होगा? वहीं चुनाव आयोग ने फिर कहा है कि अभी तक एक भी राजनीतिक दल ने मतदाता सूची में त्रुटियों को लेकर आपत्ति नहीं जताई है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कोई भी योग्य मतदाता छूटने न पाए और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़ने न पाए। बिहार में एसआईआर पर लगातार जारी राजनीतिक बवाल के बीच बंगाल में भी इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी की साजिश बताते हुए बंगालियों को गैर कानूनी घुसपैठिया बताकर उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश करार दिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि वो अवैध वोटों, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जिहादियों के सहारे चौथी बार सत्ता में लौट आएंगी तो वो भूल कर रही हैं। To understand and realize that it is an impartial, unbiased organization and it has to operate remaining in the ambit of India's constitution. Well, when you ask me about Election Commission, yesterday I saw there has been a residential certificate issued under the name of Donald Trump. डर है ये सारे फर्जी वोटर, ये घुसपैठियों का नाम अगर बाहर चले जाएगा तो उसका क्या होगा? यही वो ममता बनर्जी था जो एक दिन घुसपैठियों का लिस्ट फेंक दिया था स्पीकर के टेबल पे और रोते हुए पार्लियामेंट छोड़कर चले गई थी। तो आज तक सत्ता में आने के बाद कभी घुसपैठ का नाम बोला, नाम लिया उन्होंने, कोई घुसपैठियों का लिस्ट दिया? तो भारत, पश्चिम बंगाल की पूरे जनता ममता जी को एक्सेप्ट किया, टेस्ट किया, अभी रिजेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराने की मांग की गई है। बीजेपी ने इस सिलसिले में चुनाव आयोग से भी मुलाकात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों को भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वो व्यक्तिगत रूप से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत अपने अन्नदाताओं के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित ICAR पूसा में आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में प्रोफेसर स्वामीनाथन के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत को आंख दिखाने की कोशिश करने वाली ताकतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो टूक जवाब। देश के हितों से समझौता न करने का संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे व्यक्ति को समर्पित कार्यक्रम के दौरान लिया जिन्होंने देश में हरित क्रांति की अगुवाई कर खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियां और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग रखा गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले ये सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बनेगी। आज जब हम क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। साथियों, आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर आर्डिनेले को पहला पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को कृषि से जोड़ने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पारंपरिक कृषि ज्ञान की विरासत है जिसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक समग्र कृषि प्रणाली बनाई जा सकती है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे किसानों के लिए नवाचार करें और भारत को ग्रीन प्रोडक्शन में अग्रणी बनाएं। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही है, तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी जरूरतों के लिहाज से
किसी देश के साथ किए जाने वाले व्यापार के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत के इस पक्ष को देश के विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। अमेरिका द्वारा भारत के उत्पादों पर पहले 25% और बाद में 50% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में अलग सा तनाव आ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस प्रकार के एकतरफा कदम को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है, तो सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हर कदम उठाएगा। सरकार और एनडीए नेताओं ने कहा है कि भारत अपने आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए तैयार है और इस प्रकार के अमेरिकी फैसलों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो उनके देश का विषय, उनको अधिकार है किसको क्या टैरिफ लगाना है या नहीं लगाना है। तो प्रधानमंत्री जी ने जवाब जो दिया है कि भाई जो भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है तो हम संभाल लेंगे और हमारी इकोनॉमी और भी ज्यादा एक्टिव बनाएंगे। भारत सबका सम्मान करने वाला देश है, ये बात सही है, लेकिन भारत ना तो किसी को झुकाता है और ना किसी के दबाव में झुकता है। भारत अपने देश को मजबूत करने के लिए आगे चला है। चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे, ये संकल्प है। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ के ऐलान के बाद से केंद्र सरकार के साथ विपक्षी दल भी खड़े नजर आ रहे हैं और अमेरिका के इस प्रकार एकतरफा घोषित किए जा रहे टैक्स को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। भारत एक महान राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र है, स्वाभिमानी राष्ट्र है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने ये जो टैरिफ बढ़ाया इसे वापस ले। जिस तरह का बिहेवियर है अमेरिका के राष्ट्रपति का, अभी 2 साल का टर्म होता है वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, अगली साल उसका चुनाव होगा, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की इन हरकतों की वजह से हार जाएगी। अमेरिका द्वारा भारत पर थोपे गए एकतरफा टैरिफ को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सजग है, तो राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखकर हर फैसला लेने को तैयार है। सरकार के इस रुख पर विपक्षी दलों का साथ भी मिलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कृषि भवन नई दिल्ली से देश भर में स्वयं सहायता समूहों की लाखों दीदियों से वर्चुअल संवाद किया और कृषि मंत्रालय में लगी हथकरघा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि हथकरघा स्वावलंबन का प्रतीक है। हथकरघा आजादी के अहिंसक आंदोलन का हथियार भी रहा। हजारों वर्ष पहले से हमारे ग्रामीण कारीगरों की अद्भुत कला ने न केवल भारत बल्कि दुनिया के देशों में अपनी पहचान स्थापित की। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर बहनों द्वारा कुछ विषय संज्ञान में लाए गए हैं, जिन पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए काम किया जाएगा। उन्होंने सभी से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने और प्रोत्साहन देने की अपील की। डिजाइनिंग, ट्रेनिंग और फिर थोड़ी ब्रांडिंग, क्योंकि मुकाबला मशीनों से करना है। तो हम आजीविका मिशन के माध्यम से अपनी दीदियों की वो व्यवस्थाएं भी करेंगे। और एक अपील सभी देशवासियों से, ये दीदियां सामान हाथ से बनाती हैं, विशेषकर कपड़े, जरूरत की सारी चीज़ें आज हमारे देश में बनती है। हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर ये संकल्प लें कि हम हमारे देश में बनी हुई चीज़ों का उपयोग ही करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उत्पाद अपनाने का मंत्र दिया है। आज प्रधानमंत्री ने यह फिर से स्पष्ट किया कि दुनिया में कोई भी समझौता देश के किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को नजरअंदाज करके नहीं किया जाएगा। हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, उससे समझौता बिल्कुल नहीं होगा, चाहे उसके लिए उन्हें स्वयं व्यक्तिगत क्षति ही क्यों न उठाना पड़े। भारत स्वाभिमान से खड़ा रहेगा और देश के नागरिकों के हितों की सदैव सुरक्षा की जाएगी। किसानों के हित सर्वोपरि है, पशुपालकों के हित सर्वोपरि है, हमारे मेहनत का जो भाई बहन हैं, मछुआरे हैं, उनके हित सर्वोपरि है। और कोई भी समझौता राष्ट्र हित को ध्यान में लेकर ही किया जाएगा। एक ऐसा नेतृत्व जिसके शब्द नहीं है, स्वावलंबन का मंत्र है।
देश गर्वित है, गौरवान्वित है, क्योंकि मोदी जी हैं तो सभी राष्ट्रीय हित सुरक्षित है। ब्राजील की राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्राजील दौरे और राष्ट्रपति लूला के साथ बातचीत को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई। ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उनका धन्यवाद। हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच एक मजबूत जन केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी हालिया मॉस्को यात्रा के दौरान इस बात की पुष्टि की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। अजीत डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताया और संबंधों की रणनीतिक गहराई पर जोर दिया। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ भी बातचीत की। इस दौरान भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। साथ ही इस वर्ष के अंत तक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की तैयारी में संयुक्त प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया। उन्होंने बहुपक्षीय स्वरूपों में रूस और भारत के बीच सहयोग पर भी चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सामयिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। कुछ मीडिया संस्थानों ने अपनी खबर के शीर्षक में दावा किया था कि आयुष्मान भारत योजना से इम्पैनल अस्पतालों की संख्या में गिरावट आई है। फैक्ट चेक में इसे भ्रामक पाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इम्पैनल अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 30 जून 2025 को योजना से जुड़े अस्पतालों की संख्या 31,466 थी, जिसमें 14,194 निजी अस्पताल थे, जबकि मार्च 2024 में ये योजना से जुड़े अस्पतालों की संख्या 29,220 थी, जबकि इस अवधि में योजना से जुड़े निजी अस्पतालों की संख्या 12,355 थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उच्च शिक्षा को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना प्रदेश के मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगी। सरकार की इस पहल के तहत हर साल उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को यूनाइटेड किंगडम के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से 1 वर्ष की मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की असाधारण उपलब्धियों से प्रेरणा लेते हुए प्रारंभ किया जा रहा है। यह छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार तथा यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के संयुक्त सहयोग से चलाई जाएगी। देश में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रसार भारती के द्वारा समय समय पर विभिन्न खेलों के प्रसारण को नई दिशा दी जाती रही है। इसी कड़ी में अब एक और नया कदम देखने को मिला है। गुरुवार को प्रसार भारती और AX स्पोर्ट के बीच ग्लोबल लीग रेसलिंग के प्रसारण को लेकर रणनीतिक साझेदारी हुई। ग्लोबल लीग रेसलिंग भारत और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पेशेवर लीग होगी। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल और मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कदम को भारतीय प्रो रेसलिंग के लिए एक नए युग की शुरुआत माना।
Doordarshan and particularly DD Sports has been trying to rope in as many as sports bodies and sports tournament in its ambit to showcase, bring about more kind of informative sports culture in the country. We take inspiration from our Honorable Prime Minister, who has been a big sports buff, and in fact what the schemes that he has initiated has promoted sports at a very large level, and we now see more and more medals in many other games also coming to India. This MOU will provide us the opportunity to create some new content here, reach into the hinterland, locate some of those budding athletes, budding wrestlers, and give them an opportunity to compete not only with each other but also with the best of the best. दिल्ली में नीति आयोग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के अविकसित जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार लाना है। संगोष्ठी में आकांक्षी जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के प्रयास को लेकर बातचीत की गई। इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हर एक इंसान तक पहुंचना है ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सदस्य राजीव गुआबा ने कहा कि शासन की संस्कृति बीते 10 से 15 वर्षों में काफी बदली है। The purpose of this particular seminar today is to make you learn about what your colleagues and partners are doing in other parts of India. Some are doing it themselves, but some can also see what others are doing. That, I think, is the essence of ADP-ABP. ADP-ABP has focused on 3 basic criteria or goals, or the way it funds: implementation and saturate. See that no one is left behind. We learn to lead. By learning from each other, we end up leading our own area, our blocks, our districts. I think that should be the motto of this seminar, from learning to leading, and that's where we are. The environment or the culture of governance has changed in the last 10-15 years. It's far more today supportive of innovation. This is not to detract from the amazing work that individually you have done, and using innovation to achieve better outcomes with the same set of financial resources. अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के छात्रों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी अब तक की यात्रा को विस्तार से बताया। उन्होंने IIM जैसे संस्थान को इंटेलेक्चुअल कैपिटल बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ के छात्रों में उन्हें न्यू इंडिया के आर्किटेक्ट नजर आ रहे हैं। वो IIM में आयोजित एक विशेष समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे आप में संभावनाएं दिखाई देती हैं, एक विकसित भारत की संभावना। मुझे आप में सर्वश्रेष्ठ भारत का सपना दिखाई देता है। जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे संभावना दिखाई देती है, एक विकसित भारत की संभावना। असली विकास वो नहीं जो सुविधा में पले, असली विकास वो जो संघर्ष में तपे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सदन में लगातार कई दिनों की चर्चा और तथ्यों के आधार पर सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दिल्ली विधानसभा परिसर में फर्जी फांसी घर के निर्माण और झूठे विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। विधानसभा परिसर में 9 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के दिन जो फर्जी फांसी घर के उद्घाटन के बाद अब इस पूरे विषय की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले की गहन जांच करने के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति को यह मामला सौंपा है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरला को समन करेगी। वो तमाम लोग जो 9 अगस्त 2022 को यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने ये उद्घाटन शिला पट्टिका यहाँ लगाई,
उन पर जिनके भी नाम है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हैं, चाहे वो उस समय की डिप्टी स्पीकर है, सभी से इस बारे में जानकारी विशेषाधिकार समिति लेगी और उसके बाद सदन के समक्ष फिर से ये मामला आएगा। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये फांसी घर नहीं था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता की भावनाओं से खेला गया और ये किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। स्पीकर साहब के फैसले से ये स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार की हरकतें अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर कनाइवेंस में स्पीकर साहब के ये की गई। आर्काइव्स के रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ पर फांसी घर नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण है लोगों की भावनाओं पे डाका डालना, उससे खेलना और उसको खेलते हुए अपने राजनीतिक हित साधना। ये किसी भी जननेता या राजनेता के लिए शोभा नहीं देता। दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा। सदन में फांसी घर और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई और क्या मुद्दे रहे आज हावी, इस पर खास बातचीत की हमारी संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा विधायक अजय महावर के साथ। दिल्ली विधानसभा के सदन में आज भी मामला गरमाया रहा और वो मामला रहा फांसी घर को लेकर। फांसी घर को लेकर के 3 दिन तक इस सदन में विस्तृत चर्चा हुई है और सदन का सेंस ये है कि एक हेरिटेज इस स्थान को, एक टिफिन रूम को उन्होंने अपने इवेंट क्रिएट करने के लिए और उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए फांसी घर का एक सनसनीखेज मामला बनाया, उस पर खर्च किया, उस पर नाम पट्टिका लगाया, जो एक इतिहास और विरासत के साथ क्राइम है, छेड़छाड़ ही नहीं है, अपराध है। तो आज हाउस का सेंस ये रहा, स्पीकर साहब ने उसको उद्धृत किया है कि प्रिविलेज कमेटी को ये मामला जाएगा, उसमें एक्स सीएम, एक्स डिप्टी सीएम, एक्स स्पीकर एंड एक्स डिप्टी स्पीकर चारों को समन किया जाएगा और समन करके उनसे पूछताछ की जाएगी। कमेटी अपना रिपोर्ट पेश करेगी और ये जो अपराध उन्होंने किया है उसको वापस अपने पुराने लुक में, हेरिटेज लुक में लाया जाएगा, इसको ठीक किया जाएगा। सर, कैग की रिपोर्ट को लेकर क्या रहा? दोनों कैग की रिपोर्टों पर चर्चा की गई। देखिए, सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही है 10 साल, जो लोकायुक्त के नाम पर आई थी, जिसने भ्रष्टाचार ही और अनियमितताएं करने में अपना नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया, वो उनके गुनाहों का पीछा कर रही हैं और इसलिए हर रिपोर्ट जब पेश होती है तो वो सदमे में आ जाते हैं, सख्ते में आ जाते हैं और उससे भागने के लिए वो तरह तरह के सदन में बहाने ढूंढते हैं, हल्ला गुल्ला मचाते हैं। पर आज भी 2 रिपोर्टें जो पेश हुई हैं उस पर एक पर फाइनेंस पर चर्चा हो चुकी है और जो दूसरी वाला इशू है लेबर का, उस पर चर्चा जारी है। मुझे लगता है वह भी किसी परिणति तक जरूर पहुंचेगा। तो ये अजय महावर जी जो बता रहे थे कि किस तरह से आज विधानसभा के सत्र के अंदर हंगामा हुआ और जो मुद्दा है गरमाया रहा वो सीएजी की रिपोर्ट और फांसी घर का मुद्दा रहा। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए एक उपयोगी पुस्तक केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी अ हैंडी गाइड का विमोचन नई दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने किया। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित इस पुस्तक के लेखक हैं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर नारायण और डॉक्टर सुभाष चंद्र शॉ। यह पुस्तक विशेष रूप से एकल परिवारों में नवजात शिशुओं की देखभाल को लेकर माता पिता की चिंताओं और उनके भ्रम को दूर करने में सहायक साबित होगी। पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है ताकि सभी लोग इसे आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। इस पुस्तक में उन सवालों के जवाब हैं जो आमतौर पर माताओं की ओर से पूछे जाते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ने कहा कि इस पुस्तक को 22 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा ताकि हर जगह ये पुस्तक पहुंच सके। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाली युवा खिलाड़ियों अश्विन और कोमल वर्मा को संसद भवन का भ्रमण कराया। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल राज्य मंत्री
रक्षा खट से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल से भी मुलाकात की। हाल ही में एथेंस में आयोजित अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के युवा खिलाड़ी अश्विन ने स्वर्ण पदक, कोमल वर्मा ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। वहीं भीलवाड़ा की कशिश गुर्जर ने क्वार्टर फाइनल तक शानदार सफर तय किया। हाल ही में पटना में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में भी राजस्थान ने कुश्ती में 9 पदक जीते थे। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।